हाँ भाई, इमरजेंसी पावर्स और इमरजेंसी पावर से प्रेसिडेंट कैसे रिलेट करता है, बेसिकली अपने ये पढ़ने वाले हैं, इसीलिए अपने इमरजेंसी पावर को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, या इमरजेंसी पावर्स क्या, इमरजेंसी प्रोविजन को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले अपने। एक्चुअली अपने क्या पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी को लेके पावर्स हैं वो पढ़ रहे हैं भाई। लेकिन इमरजेंसी के बारे में अपने को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं, इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इमरजेंसी जब लगती है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो सकते हैं। ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 250, आर्टिकल 250 किस में आता है, पार्ट 11 में। 11 पार्ट जो है वो क्या है भाई, किसके रिलेशंस बताता है ये, सेंटर और स्टेट के। ठीक है भाई, और उसमें आपको एक आर्टिकल मिलेगा आर्टिकल 250 जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है ना दोनों के, उसमें मिलेगा ये। पार्ट 18 जो है वो मेनली इमरजेंसी से डील करता है। इसमें आर्टिकल आएंगे 352 से 360 और ठीक है भाई, तो इसी में अपने को ये इमरजेंसी जितने भी टाइप की मिलेगी। और एक आर्टिकल 365 भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करता है। वो कौन से पार्ट में, इसके जस्ट अगले पार्ट में। कौन सा पार्ट है, मिसलेनियस। अब ये जो 352 से 360 के बीच के आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच के जो आर्टिकल्स हैं जो हमको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं भाई, 352 है, 356 है, अच्छा 355 है उससे पहले, ठीक है, 355, 356, 358, 359 और 360। ठीक है भाई, ये अच्छे से ध्यान होने चाहिए अपने को। आर्टिकल 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 355 क्या है भाई, ड्यूटी बताई गई है सेंटर की। आर्टिकल 355 में एक ड्यूटी बताई गई है किसकी, सेंटर की। क्या बताई गई है, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो कई बार ये न्यूज में आर्टिकल 355 क्यों था, कि मणिपुर के अंदर जो चल रही थी चीजें, तो ये एक तरीके से मणिपुर ही था ना, तो ये एक तरीके से ड्यूटी बनती है किसकी, सेंटर की, कि स्टेट में कोई ऐसी चीज हो जाए तो उसे क्या दे, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। इसके बाद में आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से डील करता है, और आर्टिकल 365 भी प्रेसिडेंट रूल से डील करता है। 358 और 359 अभी देखेंगे क्या है, और 360 किससे डील करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा भी इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी इज ऑफ 3 टाइप्स गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, मोर पॉपुलर नेम ऑफ स्टेट इमरजेंसी इज प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, या अपने कह सकते हैं भाई द प्रोविजंस रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी आर गिवन इन आर्टिकल 352 एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी इज ऑफ 2 टाइप्स। एक तो कौन सी, वन इज एक्सटर्नल एंड द अदर वन इज इंटरनल। एक्सटर्नल इमरजेंसी का बेस क्या है भाई, कि मतलब किसके बेसिस पे प्रोक्लेम्ड की जा सकती है, तो when national emergency is proclaimed on the basis of war or external aggression, it is called as external emergency, and when it is proclaimed on the basis of internal disturbance, then it is called as internal इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये एम्बिगुअस है, ये एम्बिगुअस मतलब जिसके बहुत सारी मीनिंग निकल सकते हैं, तो भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या, तो कुछ भी लगा लो इससे, तो मतलब
तो इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से, और इसकी जगह क्या वर्ड ऐड कर दिए, आर्म्ड रेबिलियन, सशस्त्र विद्रोह, जब तक हथियार लेकर सिविल वॉर जैसी कंडीशन नहीं होती। इसके बाद में एक चीज और 44th ने करी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने एक चीज और क्या करी भी, ये प्रोविजन ऐड कर दिया क्या, कि नेशनल इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम्ड हो सकती है जब कैबिनेट क्या करेंगे, रिटर्न रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को। केवल प्राइम मिनिस्टर के कहने पर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगी, क्योंकि अपने एक ऐसी इमरजेंसी कौन सी वाली, जो 1975 से 77 वाली लगी थी, इंटरनल इमरजेंसी, इसमें क्योंकि ये क्या है भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही हुई है, तो इसमें इंदिरा गांधी ने खुद ने अपने लेवल पर ही किसको, प्रेसिडेंट को बोलकर लगवा दिया था क्या, इंटरनल इमरजेंसी। तो इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने ये 44 से ये प्रोविजन जोड़ दिया क्या, कि कैबिनेट की रिटर्न परमिशन पर ही लगेगी। अब यहाँ पे और क्या चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि भाई ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये कितनी बार लगी है, तो कितनी बार लगी है, 3 बार लगी है, ठीक है। एक तो 1962 से 68, ठीक है, ये एक्सटर्नल इमरजेंसी है। क्यों लगी थी, आज अपने 5 ईयर प्लान्स में ही पढ़ रहे थे ना भाई, इंडो चाइना वॉर हुआ था, कब हुआ था, 1962 में, तब लगाई थी, ये 68 तक चली। उसी 3rd 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड के दौरान हमने देखा था एक और वॉर हो गया था, कौन सा, इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है भाई। तो आप यूं समझना कि 1962 में एक्सटर्नल, 5 ईयर प्लान को भूल जाओ भी, 1962 में एक्सटर्नल इमरजेंसी क्यों लगी, क्योंकि इस समय चाइना के साथ हम वॉर की कंडीशन में आ गए थे, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया था अपने ऊपर चाइना की तरफ से, ठीक है। और ये वॉर जो है, ठीक है, तो चलो ठीक है, वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन नेशनल इमरजेंसी स्टिल हमने क्या रखी, कंटिन्यू रखी। इतने में 1965 में एक और वॉर हो गया, लेकिन वो वॉर हमारा किसके साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ। अभी किसके साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, ठीक है भाई। ये 1965 का जो वॉर है ना भाई, ये ध्यान रखना, ये एक तो जम्मू कश्मीर तो हमेशा मुद्दा रहता ही है, इसमें एक मुद्दा ये जो गुजरात है ना भाई, गुजरात में ये जो एरिया है ये एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, क्या कहते हैं इसे, सर क्रीक रीजन कहते हैं, सर क्रीक रीजन कहते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर एक तरीके से क्रीक्स क्या होती हैं, तो कभी आप उसमें ज्योग्राफी में देखना कि कोई लैंड एरिया जो कोस्टल एरिया, ठीक है, वो इस तरीके से कटा फटा हो तो पानी क्या होगा, अंदर तक आ जाएगा, तो इस तरीके से क्रीक्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर भी कभी नक्शे को गौर से देखना, गूगल पे डाउनलोड करके, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये सर क्रीक एरिया जो है दलदली एरिया है, पहली बात तो कैसा है, मार्सी एरिया है, नेचुरल गैस का रिसोर्स है, और यहाँ पर सर्विलेंस रखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई ये हमारे और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पे कब्जा किसका है, हमारा है, ठीक है। तो जो भी है 1965 में इसको लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर वॉर की कंडीशन हुई, तो अलग से इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ऑलरेडी लगी हुई थी, कौन सी, एक्सटर्नल इमरजेंसी, कौन सी लगी हुई थी, एक्सटर्नल इमरजेंसी। इसके बाद में 1968 में इमरजेंसी खत्म हुई, फिर 1971 में हम वापस वॉर की कंडीशन में आ गए, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। इस बार जो मुद्दा था वो था बांग्लादेश, ठीक है, वहां पर जो है वो पाकिस्तान, मतलब ईस्ट पाकिस्तान था, और वहां पर लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था पाकिस्तान से अलग होने के लिए, ठीक है। और फिर वहां पर लिबरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर उन लोगों को दबाने के लिए एट्रोसिटीज करना शुरू की, तो वहां से बहुत बड़े लेवल पर लोग जो है वो किस तरफ आने लगे, इंडिया की तरफ आने लगे। तो हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इलीगल इमिग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम है, माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स मान लो, इमिग्रेंट्स मान लो, इनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। तो हमको इंटरफेयर करना पड़ा, और हम आ गए वॉर की कंडीशन में, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ये वॉर हम जीत गए, और पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, और वो क्या बन गया, बांग्लादेश। तो ये एक्सटर्नल इमरजेंसी 1977 में ख़त्म हुई थी, लेकिन इसी एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पीरियड के दौरान ही, ठीक है,
आप 12th में पॉलिटिकल साइंस जो है ना उसके अंदर पढ़ोगे भी, देश में कुछ ऐसे हालात हो गए जैसे अभी हो रहा है ना, अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, वैसे ही उस समय रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ना इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है उसे रद्द कर दिया था और उनको पीएम की पोस्ट से हटा दिया था। फिर इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और वहां पर इलेक्शन को तो रद्द रखा लेकिन उनको पीएम बने रहने दिया, इस पर मतलब स्टे दे दिया और उनको कह दिया कि आप एज ए पीएम कहाँ जा सकते हो, पार्लियामेंट जा सकते हो। ठीक है, तो इस बात को लेकर उस समय देश में चल रहा था जेपी आंदोलन, जयप्रकाश मूवमेंट कहते हैं उसे। ठीक है, तो जेपी आंदोलन चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ, भी जो जेपी है उन्होंने यहाँ रामलीला मैदान में जनता का आह्वान किया, मतलब बुलाया कि भाई सारे इकट्ठे हो सरकार के अगेंस्ट में। और यहाँ 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। कितने? 5 लाख। अभी तो आप देख रहे हो कि 4-5 हज़ार में गवर्नमेंट जो है वो इतना स्ट्रिक्टनेस दिखा रही है। आप सोचो 5 लाख, 4-5 लाख लोग इकट्ठे हो गए 25 जून के आसपास, 25 जून को, 25 आसपास क्या, 25 जून को। ठीक है, और वहां पर जो जेपी है उन्होंने कहा भाई, उन्होंने एक नारा दिया था भाई कि सिंहासन छोड़ो जनता आती है, मतलब सिंहासन अब खाली करो, आपको मोरल ग्राउंड्स नहीं है, आपका इलेक्शन क्या हो चुका है, वॉइड हो चुका है, रद्द हो चुका है, तो आपको क्या करने का, पीएम बनने रहने का मोरल ग्राउंड नहीं है, तो ये क्या करो, खाली करो। और दूसरा उन्होंने एक ये भी बोल दिया कि मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, सेना के ऑफिसर्स हैं और ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने कहा ये मोरल ग्राउंड पर ये गवर्नमेंट बने रहने का कोई राइट ही नहीं है इसको, तो आप क्या करो, इसके ऑर्डर मानने ही बंद कर दो। तो 25 जून की घटना है ये, और 25 जून की रात को इंदिरा गांधी ने फिर इस घटनाक्रम को देखते हुए इसे कह दिया इंटरनल डिस्टरबेंस, और इसके बेसिस पे क्या लगा दिया, इमरजेंसी लगा दी। तो ऑलरेडी लगी हुई थी एक्सटर्नल और उसके अंदर एक और लगा दी, कौन सी? इसलिए एक्सटर्नल में एक्सटर्नल नहीं लग सकती अलग से, लेकिन एक्सटर्नल लगी है तो इंटरनल अलग से लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों इमरजेंसी 1971 वाली और 75 वाली दोनों ही 1977 में एक ही दिन खत्म हुई थी। और इसका आप टाइम पीरियड ढंग से याद रखना, 25 जून 1975 से शुरू हुई है और 21 मार्च 1977 को खत्म हुई है। ठीक है भाई, तो ये अपने को ध्यान में रखना है अभी। फिर अगली चीज, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं अपने, तो अपने को पता लग गया 3 बार लगी है, कहीं ये मत कह देना 4 बार, क्योंकि कई बार अपने क्या होता है नहीं पढ़ा हो तो अपने सोच लें यार कि 3 तो वॉर हो गए, ठीक है, और 1 बार इंटरनल लगी थी, तो टोटल कितनी होगी, 4। नहीं, कितनी बार लगी है, 3 बार लगी है। फिर ये 2 टाइप की होती है और इससे 44th अमेंडमेंट जो है वो कैसे रिलेट करता है डिस्कस कर लिया अपने ने। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं अभी, आर्टिकल 250 कैसे रिलेट करता है इमरजेंसी से। तो आर्टिकल 250 क्या कहता है अभी, जैसे ही इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है, इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हो जाएगी। अच्छा, इमरजेंसी लगाने का तरीका क्या है अभी, तो ध्यान से सुनना भी, इमरजेंसी लगाने का क्या तरीका है। पहले तो अब क्या होगा अभी, कैबिनेट, अब की बात करूं प्रेजेंट में लगानी हो तो, ठीक है, तो पहले तो कैबिनेट क्या करेगा, रिटर्न में देगा, किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, अच्छा कैबिनेट वर्ड कहीं और नहीं मिलता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलता है। ये कैबिनेट वर्ड 44 से कौन से आर्टिकल में जुड़ा हुआ है, 352 में। ठीक है, तो कैबिनेट रिटर्न में देगा किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उसके बाद में इमरजेंसी की घोषणा कर देगा, लेकिन घोषणा करने से कुछ नहीं होगा, फिर उसे पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है, पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है अभी स्पेशल मेजोरिटी से। अरे उस घोषणा को ही पास करवाना पड़ेगा वहां, वो भाई 4-5 दिन वो सिर्फ घोषणा करती इमरजेंसी लग जाएगी, लेकिन नहीं हुई तो नहीं लगेगी, हट जाएगी। बट ऑब्वियस है भाई, जब पास नहीं हुई तो आप खुद सोचो, जो गवर्नमेंट के पास इतना वो ही नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो वो इमरजेंसी लगा सकती है क्या? कॉमन चाहिए तो कॉमन सेंस ही बन जाएगा, फिर तो गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती। इसमें एक चीज है ना, आप याद कर लेना अभी इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि अभी अपना टॉपिक इमरजेंसी नहीं है, लेकिन स्टिल आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। क्या हो जाए, तो नहीं रहे तो नहीं रहे, नहीं, कोई और बन जाएगा, वो तो कभी ना कभी तो होंगे ही।
हाँ उस दौरान भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये कोई और। ये जो अपने प्रेसिडेंट पाले और वो पढ़ेंगे ना तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब कोई प्राइम मिनिस्टर ऑन पोस्ट अगर डेथ हो जाती है ना, तो उसी पार्टी का दूसरा लीडर फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। हाँ भाई, अब ध्यान देना इधर। देखो भाई, अपने मेजोरिटी बहुत से टाइप की होती है, ठीक है। और मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, स्पेशल मेजोरिटी जब अपने बात करते हैं, ठीक है, जब अपने स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं, तो स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी एक तो स्पेशल मेजोरिटी वो होती है जिसमें दो कंडीशंस होती है, इतना पता है ना, वो कंडीशन आपको याद हो या चाहे नहीं हो, ठीक है। एक तो क्या है, मोर देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, और दूसरी कंडीशन क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, स्पेशल मेजोरिटी, जिसको अपने नॉर्मली स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। वास्तव में स्पेशल मेजोरिटी का एक टाइप है, लेकिन इसको अपने बोल देते हैं स्पेशल मेजोरिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, जैसे ही प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा कि क्या, कि इमरजेंसी लग गई है, किसके कहने पर, कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन के बाद, क्लियर है, उसके बाद इसको पास करवाया जाएगा, किसमें, पार्लियामेंट में, किसमें, पार्लियामेंट में। ध्यान से सुनना इस चीज को, पार्लियामेंटरी अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में ही है, स्पेशल मेजोरिटी से होती है। पार्लियामेंटरी अप्रूवल का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महीने भर का टाइम मिलता है, एक महीने के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेना कि एक महीने है क्या, ठीक है। अभी तो आप सुपरफिशियली समझ लो भी, जैसे मान लो आज लगानी है, तो कैबिनेट क्या करेगा, रिटर्न में रिकमेंडेशन देगा, किसको देगा, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट घोषणा कर देगा, ठीक है, ठीक है। अब इस घोषणा को पास करवाना पड़ेगा, किसमें, पार्लियामेंट में, कौन सी मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, क्लियर है। अब इमरजेंसी चल रही है, ठीक है, एक साल के बाद उसे वापस से पास करवाते हैं, फिर एक साल और कंटिन्यू जाती है, फिर एक साल, ऐसे करके नेशनल इमरजेंसी को कितना भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी चल रही है, एक साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3 साल बाद लगा कि अब नेशनल इमरजेंसी क्या करनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो खत्म की गई है ना, कभी ना कभी तो खत्म कैसे होगी, तो उसका एक तरीका आपको मैं बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना। उसका एक तो ये है, पासिंग ऑफ ए रिजोल्यूशन, पासिंग ऑफ ए रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, क्लियर है, पासिंग ऑफ ए रिजोल्यूशन बाय द लोकसभा फॉर डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। अब मैंने इसमें पार्लियामेंट का नाम लिया क्या, नहीं, केवल लोकसभा क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी, और ये रेजोल्यूशन जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से। अब आपको नेशनल इमरजेंसी का मोटा मोटा पता चल गया भाई, कैबिनेट रिटर्न में देगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा इमरजेंसी, इस इमरजेंसी को महीने भर के अंदर पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में। और जब नेशनल इमरजेंसी खत्म करनी है, डिसकंटिन्यू करनी है, तो केवल लोकसभा में आपको एक रेजोल्यूशन पास करवाना है भाई। लगाना एक, आप कह सकते हो मतलब कंपेरेटिवली बुरी चीज है कि नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, हटाना तो अच्छी चीज है। तो जो अच्छी चीज है वो केवल लोकसभा में, और वो भी किससे, सिंपल मेजोरिटी से, वो भी किससे, सिंपल मेजोरिटी से, क्लियर है। अब ऐसा जब हो जाता है, जैसे प्रेसिडेंट ये प्रोक्लेम कर देता है कि नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है, बिना पास किए हुई लगा दी गई है, बस इतना ही, तब उसी टाइम आर्टिकल 250 कहता है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने की पावर किसके पास आ गई है, सेंटर के पास आ गई है, किसके पास आ गई है, सेंटर के पास आ गई है, ठीक है। सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है, लेकिन ऐसा बना हुआ लॉ टेम्परेरी लॉ होगा, कैसा होगा, टेम्परेरी लॉ होगा। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी, जैसे मैंने एक तरीका बताया अभी आपको,
ठीक है, मान लो लोकसभा ने डिसअप्रूव का कर दिया, किससे? सिंपल मेजोरिटी से, और इमरजेंसी क्या होगी? खत्म हो गई। तो उसके 6 महीने बाद, उसके 6 महीने बाद ये लॉ भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कौन सा लॉ? जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर इस दौरान सेंटर ने बनाए होंगे। इस दौरान हो सकता है सेंटर ने यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बनाए हो, वो नहीं खत्म होंगे। ऐसे मत कर देना कि सारे जितने भी बनाए सब खत्म हो जाएंगे, नहीं, स्टेट लिस्ट पे बनाए हुए लॉ खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में आर्टिकल 358 कहता है अभी नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये था कि नेशनल इमरजेंसी के लगते ही, प्रोक्लेम्ड होते ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन 44th ने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि नहीं भाई, दोनों दो तरह की है ना इमरजेंसी, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसने कहा कि एक्सटर्नल वाली जो इमरजेंसी है ना, उस सिनेरियो में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। क्लियर है? इसके बाद में आर्टिकल 359 कहता है कि जो अदर आर्टिकल्स है, अदर फंडामेंटल राइट्स है, उसके लिए राष्ट्रपति को घोषणा करनी पड़ेगी। घोषणा मतलब कि वो बताएगा कि ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं? सस्पेंड हो रहे हैं। पूरे कंट्री में हो रहे हैं या कंट्री के किसी स्पेसिफिक पार्ट में हो रहे हैं। क्लियर है? लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब हम इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं 359 की, तो उसमें एनफोर्समेंट वर्ड दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट सस्पेंड हुआ है। उससे क्या मतलब निकलता है कि इन रियल फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो रहे हैं। आपका फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में जो कोर्ट को रीच करने का राइट है, वो सस्पेंड हो रहा है। ठीक है भाई। और इसी में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने एक बात ऐड कर दी, क्या? आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। अब अपने आते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जो है उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंशियल रूल या प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं भाई, प्रेसिडेंट्स रूल। अब ध्यान देना भाई, इसमें आर्टिकल था, मेन जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 356। कौन सा है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 की हेडिंग क्या है? प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। ठीक है भाई, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ, ठीक है भाई। और एक आर्टिकल है 365। आर्टिकल 365 क्या है भाई? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के कितनी बार सीएम बने हैं? 2 बार। ठीक है, कितनी बार बने हैं भाई? 2 बार बने हैं। ठीक है भाई, ब्रह्म प्रकाश, गुरमुख निहाल सिंह, ये बने हुए दिल्ली के, ये अपने ना गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के फर्स्ट गवर्नर है। फिर सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित, फिर अरविंद केजरीवाल, 1 बार बन गए। फिर अरविंद केजरीवाल 2 बार बन गए। ठीक है भाई। और ये दूसरी बार जब बने ना, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो मतलब ये टोटल कितनी बार बने? 3 बार बने।
टोटल 3 बार बने, और बीच में ये क्या है, प्रेसिडेंट रूल्स लगा। कहां पर लगा है? दिल्ली में लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई थी। किस बेसिस पे लगा था? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बेसिस पर यहां क्या लगा था? प्रेसिडेंट्स रूल लगा था। अभी क्लियर है? अब अपने समझते हैं होता क्या है। तो भाई स्टेट इमरजेंसी में आर्टिकल 356 क्या कहता है? फेलियर ऑफ, हाँ भाई क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। भाई सीधी सिंपल सी बात है, जनरल इलेक्शन हो गए। कौन से इलेक्शन हुए? किसके इलेक्शन? विधानसभा के। ठीक है, और एक तरीके से हंग मेजोरिटी आई है। हाँ भाई, या आप यूं कह लो कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है। क्लियर मेजोरिटी का मतलब क्या है? कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है। हो सकता है उस समय ऐसा हुआ हो, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लिया अपने ने दिल्ली का। दिल्ली में पहली बार जब आप पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस भी अपने आप में एक बड़ी पार्टी थी वहां की। जस्ट उससे पहले शीला दीक्षित कांग्रेस की सीएम है। ठीक है, और एक पार्टी कौन सी है? बीजेपी। और एक पार्टी कौन सी आ गई? आप। टोटल सीटें कितनी है? 70। और हो सकता है कुछ ऐसा हुआ होगा कि भाई इसके पास 30-40 सीटें आ गई, 35 सीटें मान लो। ठीक है, बीजेपी के पास, आप पार्टी के पास 35 सीटें मान लो, इसके पास 25 सीटें मान लो, कितनी हो गई है? 60 हो गई क्या? 10 एक सीटें किसके पास मान लो? कुछ मतलब ऐसा हुआ होगा। अब आप पार्टी आई कैसे थी 2014 में? कांग्रेस पे करप्शन का इल्जाम लगा के। ठीक है, और बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस एक साथ आने से रहे। और उस समय तो कांग्रेस का विरोध करके अन्ना हजारे के मूवमेंट से आप पार्टी आई है। तो एक बार तो क्या हुआ कि कांग्रेस ने कहा कि हम बाहर से सपोर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? बाहर से सपोर्ट कर देंगे। इसमें थोड़ा सा अपने कम ज्यादा करते हैं क्योंकि 35 नहीं लिखेंगे यहाँ। यहाँ अपने यूं लिख दो, 33 लिख दो। और इस बीजेपी की 2 सीट बढ़ा देते हैं अपने। ठीक है, अब किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, तो उस समय आप पार्टी क्या आई थी भी? विरोध करके आई थी कांग्रेस का। तो कांग्रेस के ने एक बार कहा कि कांग्रेस ने कहा कि हम क्या करेंगे? एक्सटर्नली सपोर्ट कर देंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो आप पार्टी एक बार अरविंद केजरीवाल ने शपथ ले ली। ठीक है, लेकिन वो मुझे एग्जैक्ट पीरियड ध्यान नहीं है कितने दिन बाद, थोड़े दिन बाद उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। थोड़े दिन बाद उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। ठीक है, और उनके रिजाइन करने के बाद अब कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है क्या? कोई भी दो पार्टी साथ में आने को तैयार है क्या? नहीं। आप पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती। ठीक है, बीजेपी आप पार्टी के साथ नहीं आना चाहती क्योंकि मेन राइवलरी अब उनकी थी। कांग्रेस का विरोध करके आई थी आप पार्टी, तो वो नहीं जा सकती थी। बीजेपी कांग्रेस तो साथ आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अभी इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इस कंडीशन में क्या करते हैं? प्रेसिडेंट्स रूल लगाकर वापस से इलेक्शन करवाया जाता है। जब वापस से इलेक्शन हुआ तो इस आप पार्टी के पास 67 सीटें आ गई, और 3 सीटें गई थी किसके पास? बीजेपी के पास। तो जो भी है, एक तो ये सिनेरियो है, और एक है आर्टिकल 365, फेलियर ऑफ स्टेट टू comply with the instructions
गिवन बाय सेंटर। इसका ले लो भी कोई भी एग्जांपल। ठीक है, जैसे राम मंदिर विवाद जब हुआ था तो देश में राइट्स की कंडीशन हो गई थी, दंगे फसाद हो गए थे, तो उस समय बहुत सारी गवर्नमेंट्स को क्या किया गया था, सस्पेंड करके प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। तो भी सीधी सिंपल सी बात है कि सेंटर अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आप उसको फॉलो करने में फेल हो रहे हो, तो कोई ना कोई कंडीशन खराब होगी किसके अंदर, स्टेट के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नर जो है वो सिफारिश, अच्छा, प्रेसिडेंट रूल लगाने की सिफारिश कौन कर सकता है, गवर्नर। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नर सिफारिश करके, और बिना सिफारिश के भी लगाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। तो तो ऐसी कंडीशन में गवर्नर की सिफारिश पर या फिर सीधा क्या लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, कहाँ पर, ठीक है भाई। इसको भी पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट से, और थोड़ा सा अलग है ये भी एक एक साल करके बढ़ता है, लेकिन 3 साल तक ही मैक्सिमम बढ़ सकता है। 3 साल बाद तो आपको प्रेसिडेंट रूल हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। और 1 साल बाद, तो 1 साल जब कंटिन्यू हो जाए उसके बाद बढ़ाना हो तो आपको एग्जैक्ट रीजन देना पड़ेगा कि क्यों उस स्टेट में इलेक्शन करवाने पॉसिबल नहीं है, तभी बढ़ेगा। और 3 साल के बाद तो आपको हटाना ही पड़ेगा। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है वो एक एक साल करके कितनी भी बढ़ सकती है। और अब अपना आर्टिकल 360 लास्ट, ये क्या है भाई, फाइनेंशियल इमरजेंसी। भाई 1991 में हमारी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 2 हफ्ते का बचा था, मतलब 2 हफ्ते बाद हमें बाहर से तेल वेल खरीदने के पैसे हमारे पास होते ही नहीं। इन्फ्लेशन रेट जो है वो डबल डिजिट्स में चल रही थी, मेरे हिसाब से 20 चल रही थी, पता नहीं कितनी है, मतलब डबल डिजिट में चल रही थी। डबल डिजिट में इन्फ्लेशन का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा क्या हो गया, 2 हफ्ते का रह गया। तो मतलब हम बहुत भयानक क्राइसिस में थे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन उस समय हमने लगाई नहीं भी। हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगा, उसने शर्त रखी, और फिर हमने क्या, हम क्या लेकर आए, लिबरलाइजेशन लेकर आए, और क्या लेकर आए, प्राइवेटाइजेशन लेकर आए, और ग्लोबलाइजेशन लेकर आए, एलपीजी कहते हैं, इकोनॉमिक सुधार या रिफॉर्म्स लेकर आए। पर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ जाए, तो अब क्या होगा, सेंटर और स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो चेंज हो जाएंगे, सीधी सिंपल सी बात है। और उसके बाद में कंटीजेंसी फंड जो है, सॉरी कंटीजेंसी फंड नहीं, अपना कंसोलिडेटेड फंड जो है, उसमें एक होता है ना पेमेंट, कौन सा, चार्ज अपॉन, ठीक है, तो वो भी रोके जा सकते हैं। तो बेसिकली वही है, अभी 360 को थोड़ा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि इमरजेंसी अपना टॉपिक नहीं है तो इसमें अपने और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं अभी। लेकिन बस अपने को यहाँ पर अभी इतना ध्यान रखना है कि प्रोक्लेम्ड कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ये भी इसकी प्रोक्लेमेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है अभी। और ये आज तक लगी है क्या, तो अपने कहेंगे नहीं, आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है। और स्टेट इमरजेंसी अपने एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कितनी बार लगी है, उसके बाद अपने थोड़ी देर बाद में करेंगे। एक चीज़ और बची हुई है बस, प्रेसिडेंट रूल सबसे पहला कहाँ लगा था अभी, नहीं भी केरला में नहीं लगा था, पंजाब में लगा था 1951। केरल में तो मैंने ये कहा था कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया गया था, ठीक है। तो अपने आंसर आ रहा है ये 134 टाइम लगी है अभी। कितनी बार, 134। हो सकता है इसमें कोई एक आधे ज्यादा ही मिल जाए, कम तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और मोस्ट फ्रीक्वेंट, मणिपुर हैज सीन द प्रेसिडेंट रूल फॉर द मोस्ट 11 टाइम्स, उत्तर प्रदेश में 10 बार हो चुकी है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में 12 साल तक, ठीक है भाई।
और ऐसे दो कौन से हैं जहां आज तक नहीं लगी है, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। ठीक है, ऐसे कोई देख लेना, फैक्ट चेक कर लेना, लेकिन 134 टाइम लगी है अभी। अपने राजस्थान में 4 बार लगी हुई है। राजस्थान में कितनी बार लगी हुई है? 4 बार लगी हुई है। अलग अलग रीजन थे, कभी करेंगे डिटेल में बाद में डिस्कस। एक तो उसी टाइम बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मुद्दा उठा था, एक तो उसी टाइम की बात है। हाँ भाई, सबसे पहले पंजाब में ही है 1951। ठीक है भाई। सबसे ज्यादा मणिपुर में है, कितनी बार? 11 बार। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कितनी बार? 10 बार। जम्मू कश्मीर में जो है सबसे लंबे समय तक जो है वो अपने को देखने को मिली है, कितने? 12 साल। लगभग लगभग 12 साल। ये कुछ एक फैक्चुअल चीजें हैं, वो याद रख लेना भाई।